इस सफेद 2 मंजिला मकान की भव्यता हमेशा चर्चा का विषय रहती थी। घर के चौड़े नक्काशीदार बरामदे में सागुन की एक महंगी और आरामदायक कुर्सी पर अक्षय बैठा था। उसके दाहिने हाथ में चीनी मिट्टी का एक कप था, जिसमें रखी ब्लैक कॉफी से हल्का हल्का धुआं उठकर हवा में विलीन हो रहा था। अक्षय के चेहरे पर एक गंभीर, लगभग जमा हुआ ठहराव था। क्लीन शेव्ड चेहरा, सलीके से संवारे गए बाल जिसमें कनपट्टी के पास एकाध बाल सफेदी की गवाही दे रहे थे, और आंखों में एक ऐसी गहरापन जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल केवल नफे नुकसान की गणित को सुलझाने में बिताए हों। बाहरी दुनिया के लिए वह सफलता की एक जीवित मिसाल था। उसके पास वो सब कुछ था जिसकी एक आम इंसान केवल कल्पना कर सकता है। बैंक बैलेंस, समाज में रसूख, गैरेज में खड़ी कार, और सबसे बढ़कर एक बेहद समर्पित पत्नी और साए की तरह आशीर्वाद देती बूढ़ी माँ। लेकिन इस मुकम्मल दिखने वाली आलीशान जिंदगी के ठीक बीचों बीच एक ऐसा सूना कोना था, एक ऐसा खामोश मरुस्थल था जिसे वक्त की कोई भी दौलत या कामयाबी सींच नहीं पा रही थी। आज भी दफ्तर की फाइलें घर ले आए क्या आप? रसोई की तरफ से आती पायल की चीर परिचित छन छन के बीच एक मधुर शांत आवाज गूंजी। अक्षय ने चौंक कर अपनी सोच के सिलसिले को तोड़ा और मुड़कर देखा। हल्के नीले रंग की चंदेरी साड़ी पहने उसकी पत्नी सुजाता हाथ में बिस्किट और मेवों की छोटी प्लेट लिए बरामदे में आ रही थी। सादगी और शालीनता का साक्षात रूप थी सुजाता। उनकी शादी को 7 लंबे साल बीत चुके थे, लेकिन सुजाता की आंखों में अक्षय के लिए वही अगाध प्रेम और सम्मान था जो विवाह के पहले दिन था। अक्षय ने कॉफी का कप मेज पर रखा और गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। नहीं सुजाता, आज दफ्तर का कोई काम साथ नहीं लाया। आज मैनेजर ने सारा लेखा जोखा खुद ही संभाल लिया था। बस यूं ही बैठा मौसम को बदलते देख रहा था। माँ कहाँ है इस वक्त? जी माँ पूजा घर में है। आज एकादशी है ना, तो ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार और संध्या आरती की तैयारी कर रही हैं। सुजाता ने बिस्किट की प्लेट को छोटी कांच की मेज पर सजाते हुए कहा। वह खुद अक्षय के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन बैठते समय उसकी आंखों के कोनों में एक हल्की सी, लगभग अदृश्य उदासी की लकीर उभर आई। अभय उस लकीर को बहुत अच्छे से पहचानता था। यह उदासी उनके जीवन की उसी एक अकेले सूनेपन से उपस्थित थी जिसने पिछले 7 सालों से इस घर को अपने आगोश में ले रखा था। 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है, खासकर तब जब आप एक भरे पूरे घर में किसी बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हो। शुरू में शादी के पहले 2-3 सालों तक अक्षय इस बात को बहुत ही सहजता और लापरवाही से लेता था। जब भी माँ कमला देवी पोते का मुंह देखने की इच्छा जताती या सुजाता की सहेलियां अपने बच्चों को लेकर घर आती और सुजाता का चेहरा उतर जाता, तो अक्षय बात को हंसकर टाल देता था। वह अक्सर कहता था, सुजाता तुम खामखा परेशान होती हो। बच्चे का होना या ना होना सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। जब उसकी मर्जी होगी हमारे आंगन में भी फूल खिल जाएगा। इन डॉक्टरों, हकीमों और अस्पतालों के चक्कर काट कर अपनी मानसिक शांति क्यों भंग करनी? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अक्षय का यह तर्क ऊपर से जितना आध्यात्मिक लगता था, अंदर से उसमें एक पुरुषोचित अहंकार और डर भी छिपा था। वह डर था डॉक्टरों के पास जाकर अपनी किसी कमी का सामना करने का। लेकिन समय बीतने के साथ सुजाता की रातों की खामोशी, सिसकियां, तकिए पर छोटे आंसुओं के दाग और माँ की ढलती उम्र के साथ चेहरे पर बढ़ती मायूसी ने आखिरकार अक्षय के उस खामोश स्वाभिमान को थोड़ा झुका दिया था। पिछले 6 महीनों से सुजाता के बार बार हाथ जोड़ने और मिन्नतें करने पर उसने शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर कपूर की क्लिनिक की चौखट पर कदम रखा था। दोनों के कई तरह के जटिल मेडिकल टेस्ट हुए थे, हार्मोनल थेरेपी चल रही थी और दवाइयों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो चुका था। अक्षय, जो अब तक इस विषय को पूरी तरह नजरअंदाज करता आ रहा था, अब अंदर से बदल चुका था। उसने फैसला कर लिया था कि वह चिकित्सा विज्ञान की हर संभव मदद लेगा। सुजाता,
अक्षय ने आगे बढ़कर सुजाता के कांपते हुए हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियों को हौसले से दबाते हुए उसने कहा, आज दोपहर डॉक्टर कपूर का खुद फोन आया था। हमारी जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स थी वे आ गई हैं। डॉक्टर ने कहा है कि शारीरिक रूप से हम दोनों में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, बस थोड़ा सा मानसिक तनाव कम करना है। तुम देखना सुजाता, इस बार भगवान हमारी गोद सुनी नहीं रखेंगे। सुजाता ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में उम्मीद के दो आंसू तैर रहे थे जो ढलते सूरज की रोशनी में चमक उठे। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सिर अक्षय के मजबूत कंधे पर टिका दिया। बरामदे में अब अंधेरा घिरने लगा था और घर के भीतर से माँ कमला देवी द्वारा गाए जा रहे भजन की धीमी सुरीली आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अक्षय निवास की हवाओं में जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। दिन अपनी पुरानी रफ्तार से बीत रहे थे, लेकिन अब उन दिनों में एक अजीब सी उत्सुकता और घबराहट घुली हुई थी। दवाइयों का समय पर लेना, डॉक्टर के बताए अनुसार खान पान का ध्यान रखना और रोज सुबह पूजा घर में मन्नतें मांगना, यही सुजाता की दिनचर्या बन चुकी थी। अक्षय भी अब दफ्तर से जल्दी घर लौटने की कोशिश करता था ताकि सुजाता अकेलापन महसूस ना करें। और फिर ठीक 2.5 महीने बाद वह ऐतिहासिक और चमत्कारी सुबह आई जिसने इस पूरे घर की तकदीर और ताने बाने को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। अक्षय अपने बेडरूम में अलमारी के बड़े आईने के सामने खड़ा होकर दफ्तर जाने के लिए अपनी सिल्क की टाई बांध रहा था। अचानक नीचे की तरफ से सुजाता की जोर से चीखने और रोने की आवाज आई। वह रोना किसी शारीरिक चोट का नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी हड़बड़ाहट, घबराहट और चरम विस्मय का पूत था। अक्षय के हाथ जहां के तहां थम गए। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर से धड़का। उसने आधी बंधी टाई को वहीं झटका, नंगे पैर ही गलियारों से होता हुआ रसोई की तरफ भागा। जब वह नीचे पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। फर्श पर सुजाता घुटनों के बल बैठी थी। उसका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसके पास सी माँ कमला देवी खड़ी थी। उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी विस्मयकारी खुशी थी मानो उन्होंने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हों। सुजाता के दाहिने हाथ में सफेद प्लास्टिक की एक छोटी सी प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। सुजाता, सुजाता क्या हुआ? तुम फर्श पर क्यों बैठी हो? माँ क्या बात है? सुजाता की तबीयत तो ठीक है ना? अक्षय ने घबरा कर आगे बढ़ते हुए सवालों की झड़ी लगा दी। सुजाता ने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। उसने बिना कुछ बोले कांपते हाथों से वह प्लास्टिक की किट अक्षय की तरफ बढ़ा दी। अक्षय ने किट को अपने हाथ में लिया और उस पर अपनी नजरें टिकाई। किट के छोटे से चौकोर खांचे में 2 गाढ़ी स्पष्ट गुलाबी लाइन पूरी तरह उभर आई थी। अक्षय जैसे जड़ हो गया। कुछ पलों के लिए उसके दिमाग के सोचने समझने की शक्ति शून्य हो गई। 7 साल का लंबा तपता हुआ मरुस्थल, समाज की औरतों के वो तीखे और चुभते हुए ताने, रिश्तेदारों की शादियों में जाने पर मिलने वाली वो हमदर्दी भरी नजरें जो सीने को छलनी कर देती थी, सब कुछ पल भर में इस छोटी सी किट की 2 गुलाबी लाइनों ने धो डाला था। सुजाता मां बनने वाली थी। अक्षय के भीतर खुशियों का एक ऐसा बवंडर उठा कि उसकी आंखों से भी मोटे मोटे आंसू छलक कर उसकी शर्ट पर गिरने लगे। उसने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर सुजाता को फर्श से उठाया और अपनी बाहों में इतनी कसकर भींच लिया मानो वह अपनी पूरी दुनिया को समेट रहा हो। माँ कमला देवी ने तुरंत दोनों के सिर पर अपने कांपते हाथ रखे। उनकी आंखें मुंद गईं और वे फुसफुसाकर बुदबुदाने लगे। आज तुमने इस बूढ़ी माँ की सुन ली, मेरे वंश का दीपक बुझने से बचा लिया। उस दिन अक्षय दफ्तर नहीं गया। उसके सारे काम सब कुछ एक झटके में टल गए। अक्षय निवास में जैसे अचानक कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया था। इसके बाद के 9 महीने अक्षय निवास के इतिहास के सबसे सुनहरे और लाड प्यार भरे महीने थे। अक्षय अपनी पत्नी सुजाता की देखभाल में इस कदर डूब गया था कि सब कुछ भूल गया। सुजाता के पैर जमीन पर पड़ने से पहले
अक्षय 10 बार सोचता था। उसके सिरहाने, फलों का रस, नाश्ता, समय पर दवाइयां तैयार रहते थे। गर्भावस्था के दिनों में सुजाता के चेहरे पर एक अलौकिक मातृत्व का निखार आ गया था, जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। और आखिरकार वह शुभ घड़ी भी आ गई, जिसका इस घर को 7 सालों से इंतजार था। मार्च की एक ठंडी ठिठुरती रात को सुजाता को लेबर पेन शुरू हुआ। अक्षय और माँ उसे तुरंत शहर के सबसे महंगे नर्सिंग होम ले गए। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बने गलियारों में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे अक्षय की हालत देखने लायक थी। वह बार बार अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ता, उठकर टहलता और दीवार पर लगी घड़ी के कांटों को देखता, जो जैसे ठहर गए थे। तभी रात के ठीक 2:45 पर ऑपरेशन थिएटर का भारी स्टील का दरवाजा एक हल्की आवाज के साथ खुला। डॉक्टर चश्मा उतारते हुए मुस्कुराती हुई बाहर आई। बधाई हो मिस्टर अक्षय, सुजाता ने एक बहुत ही स्वस्थ और अत्यंत सुंदर बेटे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक हैं। अक्षय के मुंह से आवाज नहीं निकली, बस उसका सिर भगवान के शुक्राने में झुक गया। करीब आधे घंटे बाद जब हेड नर्स ने सफेद मुलायम तौलिए में लिपटे हुए उस नवजात शिशु को अक्षय की कांपती गोद में लाकर रखा, तो अक्षय की सांसें मानो कुछ पलों के लिए थम सी गई। वह बच्चा सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग और हद से ज्यादा सुंदर था। उसका रंग दूध जैसा सफेद और गोरा था। नाक इतनी तीखी जैसे किसी मूर्तिकार ने तराशी हो, और सिर पर हल्के घुंघराले बाल थे। उसकी बंद आंखें और छोटे छोटे गुलाबी होठ देखकर ऐसा लगता था मानो स्वर्ग से कोई फरिश्ता सीधे जमीन पर उतर आया हो। पूरे अस्पताल का स्टाफ, दूसरी नर्सें और डॉक्टर भी उस बच्चे की अलौकिक खूबसूरती को देखने के लिए केबिन के चक्कर काट रहे थे। हर कोई कह रहा था, ऐसा सुंदर बच्चा हमने आज तक नहीं देखा। घर लौटने पर बच्चे का स्वागत किसी राजकुमार की तरह हुआ। मुख्य द्वार पर वंदन बार बांधे गए, ढोल नगाड़े बजे और पंडितों के परामर्श से बच्चे का नाम बेहद सोच समझ कर रखा गया, विशाल, जिसका अर्थ था भव्य महान। विशाल के पैर इस घर में क्या पड़े, अक्षय की किस्मत के बंद ताले जैसे एक एक करके खुद ब खुद खुलने लगे। एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में उसे उम्मीद से ज्यादा 4 गुना मुनाफा हुआ। तिजोरी नोटों से भरने लगी। सुजाता एक आदर्श और समर्पित माँ की तरह दिन रात विशाल के पालने के पास बैठी रहती। उसकी भूख, उसका सोना, उसके हर आराम की कमान सुजाता ने अपने हाथों में ले ली थी। और माँ कमला देवी का तो जैसे बुढ़ापा ही पूरी तरह सुधर गया था। वे दिन भर पोते को अपनी छाती से लगाए रखती थी, उसे नजर के काले टीके लगाती और उसकी बलाई लेती नहीं थकती थी। वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में तब्दील होने लगे। विशाल अब 1 साल का हुआ। फिर उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया। फिर 2 साल की उम्र में उसने अपने नन्हे पैरों पर खड़ा होना सीख लिया। वह शारीरिक रूप से बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसकी हड्डियां मजबूत थीं। उसकी कदकाठी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में कहीं ज्यादा गठीली और भारी दिखने लगी थी। लेकिन जैसे ही विशाल ने अपने जीवन के 5वें साल में कदम रखा, घर के इस खुशियों की हवाओं में एक खामोश, ठंडी और डरावनी बेचैनी घुलने लगी। शुरुआत बहुत ही छोटी, सूक्ष्म और नजरअंदाज करने लायक बातों से हुई थी। आमतौर पर जब बच्चे 4 या 5 साल के होते हैं तो वे बेहद बातूनी हो जाते हैं। वे अपनी तोतली जुबान में दुनिया भर के सवाल पूछते हैं, बड़ों की नकल करते हैं, स्कूल की बातें बताते हैं और छोटी मोटी कविताएं सुनाकर घर को सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन विशाल बिल्कुल अलग था। या तो वो घंटों गुमसुम बैठा रहता, या फिर अगर उसके मुंह से कोई आवाज निकलती तो वह कोई शब्द नहीं होती थी। वह अपने गले से एक अजीब सी भारी और बेसुर घुरघुराहट निकलता था। शुरू में सुजाता इस बात को छिपाने की कोशिश करती थी। जब भी अक्षय इस पर चिंता जताता तो वह कहती, अक्षय, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो लड़के शारीरिक रूप से बहुत मजबूत और भारी होते हैं वे थोड़ा देर से बोलना शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा समय दीजिए, वह सब सीख जाएगा। लेकिन बात सिर्फ देर से बोलने की नहीं थी।
विशाल का बर्ताव दिन प्रतिदिन आम बच्चों से अलग और डरावना होता जा रहा था। जब अक्षय दफ्तर से आता और उसे बाहों में उठाने के लिए विशाल बेटा कहकर पुकारता, तो विशाल उसकी तरफ देखता तक नहीं था। उसकी आंखें अक्षय के चेहरे पर टिकने के बजाय सीधे सामने की दीवार को शून्यता से घूरती रहती थी, मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। खिलौनों के साथ खेलने का उसका तरीका भी अजीब था। अक्षय उसके लिए बाजार से महंगी महंगी रिमोट वाली कारें, उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और रंग बिरंगे ब्लॉक लेकर आता था, लेकिन विशाल उन खिलौनों को संभालने या उनसे खेलने के बजाय उन्हें पूरी ताकत से फर्श पर पटक देता। जब वे खिलौने टूटकर बिखर जाते तो वह अपनी दोनों हथेलियों को जोर जोर से बजाकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक अजीब डरावनी हंसी हंसने लगता था। शाम को जब कॉलोनी के बाकी बच्चे सोसाइटी के पार्क में एक साथ दौड़ते, साइकिल चलाते या फुटबॉल खेलते, तो विशाल उनके साथ शामिल नहीं होता था। वह पार्क के एक सूने कोने में अकेला बैठ जाता और अपनी उंगलियों से जमीन की मिट्टी को खोदता रहता। अगर कोई बच्चा गलती से उसके पास चला जाता या उसका खिलौना छू लेता, तो विशाल बिना किसी उकसावे के एक हिंसक जानवर की तरह उस बच्चे पर झपट पड़ता। वह उन्हें अपनी मजबूत दांतों से काट लेता, उनके बाल नोच डालता, उन्हें इतनी जोर से धक्का देता कि वे दूर जाकर गिरते थे। सोसाइटी के पेरेंट्स ने अब विशाल की शिकायतें अक्षय और सुजाता से करनी शुरू कर दी थी। लोग पीठ पीछे कहने लगे थे कि इस सुंदर बच्चे के भीतर कोई बुरी आत्मा है या इसका दिमाग ठीक नहीं है। सुजाता, अब हम इस बात को और नहीं छिपा सकते। एक उमस भरी रात को बेडरूम की खिड़की के पास खड़े होकर अक्षय ने बेहद गंभीर और दबी हुई आवाज में कहा। कमरे के बीचों बीच रखे बेड पर विशाल सो रहा था, लेकिन सोते हुए भी उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी दोनों मुट्ठियां कसकर भींची हुई थी और उसके माथे पर शिकन थे। सुजाता बेड के कोने पर बैठी विशाल के बालों को सहला रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। आप क्या कहना चाहते हैं अक्षय? मेरा बच्चा कोई जानबूझकर ऐसा नहीं करता, वह थोड़ा जिद्दी है बस। यह सिर्फ जिद नहीं है सुजाता, तुम अंदर से जानती हो कि यह जिद नहीं है। अक्षय की आवाज में बेबसी थी। कल उसने रसोई में माँ को जिस तरह धक्का दिया, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो माँ चूल्हे पर गिर जाती। उसकी आंखों में उस वक्त जो गुस्सा था वह किसी बच्चे का नहीं था। हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। सुजाता ने इस बार कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह बस विशाल के ऊपर झुक गई और उसके आंसू उसकी गालों पर गिर पड़े। वह भी अंदर ही अंदर इस भयानक सच से डर रही थी, जिसका सामना करने से वे दोनों अब तक भाग रहे थे। अगले ही दिन सुबह अक्षय विशाल को लेकर शहर के सबसे प्रख्यात और सीनियर चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अमर सेन के क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर सेन का क्लिनिक शहर के एक शांत इलाके में था। वहां का वातावरण बहुत गंभीर था। डॉक्टर सेन ने विशाल को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने उसके साथ कुछ ब्लॉक जोड़ने का प्रयास किया, उसकी आंखों के रिफ्लेक्स देखे और कुछ विशेष न्यूरोलॉजिकल और MRI टेस्ट लिखे। उन्होंने अक्षय से कहा कि वे 3 दिनों तक विशाल के व्यवहार की पूरी केस स्टडी करेंगे। वे 3 दिन अक्षय और सुजाता के लिए किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं थे। हर मिनट भारी था। तीसरे दिन की शाम को डॉक्टर सेन ने अक्षय को अपने केबिन में बुलाया। बैठिए मिस्टर अक्षय, डॉक्टर सेन ने अपनी भारी आवाज में कहा और अपनी आंखों से चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स आ गई है। मेरा विशाल ठीक तो है ना? उसे कोई विटामिन की कमी है या कोई मामूली दिमागी कमजोरी है? अब जो भी महंगी से महंगी दवा कहेंगे मैं विदेश से भी मंगवा लूंगा। अब बस दवा का नाम लिखिए। पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। डॉक्टर सेन ने एक बहुत ही गहरी और ठंडी सांस ली। अक्षय जी, इस दुनिया में हर चीज का इलाज पैसे से संभव नहीं हो। मुझे बहुत अफसोस के साथ आपको एक बेहद कड़वी और अपरिवर्तनीय सच्चाई बतानी पड़ रही है। आपके बेटे विशाल की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है। हमने जो EEG, MRI और बिहेवियरल असेसमेंट किए हैं, उनके परिणाम बहुत चिंताजनक हैं। अक्षय को लगा जैसे उसके कानों के पर्दे फट गए हों। कमरे का पंखा जैसे बहुत तेजी से घूमने लगा था। चिंताजनक? क्या मतलब है डॉक्टर साहब? आप साफ साफ कहिए।
सरल शब्दों में कहें तो विशाल का दिमागी विकास पूरी तरह से रुक चुका है। डॉक्टर सेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसका मस्तिष्क एक 5 साल के बच्चे के स्तर पर ही हमेशा के लिए फ्रीज हो गया है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका शरीर तो बलवान हो जाएगा, लेकिन उसकी मानसिक क्षमता, उसकी समझदारी इसी 5 साल के स्तर पर टिकी रहेगी। वह कभी सामान्य इंसानों की तरह सोच समझ नहीं पाएगा, सही और गलत के बीच का अंतर कभी नहीं जान पाएगा। मेडिकल साइंस की भाषा में वह मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चा है। और सबसे कड़वा सच यह है कि इसका कोई इलाज, कोई सर्जरी, कोई दवा इस दुनिया की किसी भी किताब में नहीं है। मानसिक रूप से विक्षिप्त, पागल, यह शब्द अक्षय की कानों के भीतर पिघले हुए खौलते शीशे की तरह उतरे। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डॉक्टर सेन आगे भी कुछ बोल रहे थे, लेकिन अक्षय को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। उसके सामने रखी डॉक्टर की मेज, क्लिनिक की दीवारें, वहां रखी फाइलें, सब कुछ किसी चक्रवात की तरह घूमने लगी थी। वह किसी तरह एक जीती जागती लाश की तरह पैर घसीटते हुए केबिन से बाहर आया। बाहर सुजाता उम्मीद भरी नजरों से खड़ी थी। अक्षय ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने बस आगे बढ़कर विशाल का मजबूत हाथ पकड़ा और बिना कुछ बोले बाहर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। घर लौटते हुए गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग व्हील पर अक्षय के हाथ इस कदर कांप रहे थे कि गाड़ी 2 बार डिवाइडर से टकराते टकराते बची। बगल की सीट पर बैठा विशाल कार की खिड़की के शीशे से बाहर उड़ते सूखे पत्तों और गाड़ियों को देखकर अजीब तरीके से हंस रहा था, ताली बजा रहा था और खुद के ही गोरे गाल पर जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था। उसका वह गोरा खूबसूरत चेहरा इस वक्त अक्षय को किसी भयानक अभिशाप की तरह लग रहा था। घर पहुंचकर जब सुजाता और माँ कमला देवी को डॉक्टर सेन की कही बातें पता चली तो अक्षय निवास में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुजाता बदहवास होकर फर्श पर गिर पड़ी और छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसका वह रोना पूरे मोहल्ले में गूंज गया। माँ कमला देवी जैसे पत्थर की मूरत बन गई। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। वे एक कोने में बैठकर बस शून्यता को निहार रही थी। लेकिन अक्षय ने इतनी जल्दी घुटने टेकना स्वीकार नहीं किया। उसके भीतर का पिता, उसका असीमित पैसा अभी हार मानने को तैयार नहीं थे। उसने विशाल को ठीक करने के लिए अपनी पूरी ताकत दांव पर लगा दिया। वह विशाल और सुजाता को लेकर दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गया। वहां के सबसे बड़े न्यूरो सर्जन के सामने हाथ जोड़े। वह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल गया, चेन्नई और बेंगलुरु के बड़े बड़े सेंटर्स के चक्कर काटे। जहां भी जिस किसी ने भी थोड़ा सा दिलासा दिया, अक्षय अपनी तिजोरी खोलकर वहां हाजिर हो गया। उसने पानी की तरह पैसा बहाया, लाखों रुपए डॉक्टरों की फीस और विदेशी थेरेपी में फूंक दिए। लेकिन हर शहर, हर अस्पताल और हर बड़े डॉक्टर से उससे घूम फिर कर केवल एक ही अंतिम जवाब मिला, मिस्टर अक्षय, आप चमत्कार की उम्मीद छोड़ दीजिए। विज्ञान के पास इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप सिर्फ इसे संभालने की आदत डाल लीजिए। 2 साल की इस लंबी, थका देने वाली और नाकाम कोशिशों के बाद अक्षय अंदर से पूरी तरह खोखला और टूट चुका था। वह खुद को दुनिया का सबसे असहाय, बदनसीब और लुटा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। एक ऐसी ही काली, उमस भरी रात को जब पूरा घर गहरी और सन्नाटे की नींद में डूबा था, अंधेरे में बैठे अक्षय के मन के सबसे गहरे, सबसे काले और सबसे सुरक्षित तहखाने से एक भयानक याद ने अचानक अपना सिर उठाया। वह याद जो आज से पूरे 15 साल पुरानी थी, जिसे उसने अपनी चेतना से पूरी तरह मिटा देने का भरम पाल रखा था। वह याद जो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन इतनी खौफनाक, इतनी रक्त रंजित और इतनी शर्मनाक थी कि आज भी उसे याद करते ही अक्षय की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी सिहरन दौड़ जाती थी। अक्षय की बंद आंखों के सामने अतीत का वो पूरा मंजर, वो पुराना पैतृक मकान, उस घर की दीवारें, वो सारे दफन हो चुके काले राज एक एक करके सजीव होने लगे। 15 साल पहले जब उसके पिता जीवित थे, उनका परिवार आज की तरह इस पौष इलाके में नहीं रहता था, बल्कि शहर के एक पुराने मध्यम वर्गीय इलाके में बने एक बड़े से मकान में रहता था। घर भरा पूरा था, खुशियां थीं, लेकिन उस घर के सबसे कोने वाले कमरे में एक ऐसा नासूर पलता था जिसका अंत आज 15 साल बाद
अक्षय की वर्तमान को जिंदा चबाने के लिए लौट आया था। अक्षय की आंखों के सामने उसके बड़े भाई अभय का चेहरा घूम आया और जैसे ही अभय का चेहरा उसकी स्मृति में चमका, अक्षय के पैरों के नीचे से सचमुच जमीन खिसक गई। उसे समझ आने लगा कि नियति ने उसके साथ कौन सा खौफनाक खेल खेला है। 15 साल पहले का वह समय, जब वसंत नगर की उस तंग उबड़ खाबड़ गली में उनका पुराना पैतृक मकान हुआ करता था। उसकी दीवारें पुरानी थी, जिन पर चूने का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ रहा था। आंगन में एक पुराना हैंड पंप लगा था, जो चलने पर अजीब सी चरमराती आवाज निकालता था। उस घर में कुल 8 लोग रहते थे। पिताजी, माँ कमला देवी, सबसे बड़े भैया राघव, उनकी पत्नी निशा, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे और अभय, फिर सबसे छोटा यानी खुद अक्षय। परिवार मध्यम वर्गीय था, जरूरतें सीमित थीं, लेकिन खुशियां भरपूर हो सकती थीं अगर उस घर के सबसे पिछले हिस्से में बने उस खामोश और अंधेरे कमरे से एक खौफनाक साया अपने परिवार को अपनी शिकंजे में ना जकड़े रहता। वह साया कोई और नहीं, अक्षय का मंझला भाई अभय। अभय, जो उम्र में अक्षय से 4 साल बड़ा था, लेकिन मानसिक रूप से वह एक ऐसी अबूझ पहेली था जिसे समझने में विज्ञान और दुआएं दोनों हार चुकी थी। शारीरिक बनावट के मामले में प्रकृति ने अभय को गजब का बल दिया था। उसका कद 6 फीट से ज्यादा था, छाती चौड़ी और भुजाएं इतनी गठीली कि वह भारी से भारी लोहे की अलमारी को भी अकेले खिसका देता था। लेकिन उस भीमकाय और शक्तिशाली शरीर के ऊपर जो मस्तिष्क था, वह पूरी तरह से विकृत, असंतुलित और अनियंत्रित था। वह आम इंसानों की तरह शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता था, बल्कि उसके कंठ से हमेशा एक डरावनी हिंसक घरघराहट निकलती रहती थी, जो पूरे घर में किसी हिंसक पशु की मौजूदगी का एहसास कराती थी। पूरे घर का वातावरण 24 घंटे केवल अभय की सनक और उसके दौरों के इर्द गिर्द घूमता था। अभय का गुस्सा, उसकी भूख अस्वाभाविक और असीमित थी। रसोई में माँ कमला देवी सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर रात तक सिर्फ अभय के लिए रोटियां बेलती रहती। उसे हर 2 घंटे में राक्षस जैसी भूख लगती थी और उस भूख के आते ही वह किसी छोटे अबोध बच्चे की तरह उपद्रव करना शुरू कर देता था। अगर उसे खाना परोसने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता। पीतल और स्टील की भारी थालियां दीवार पर दे मारता, रसोई के डिब्बे उठाकर आंगन में फेंक देता और पानी के घड़े को लात मारकर तोड़ डालता। कमला, अभी तक उस नालायक को खाना क्यों नहीं दिया? देख नहीं रही हो कैसे सिर पर आसमान उठा रखा है उसने? बैठक से पिताजी की कड़क और गुस्से से भरी आवाज गूंजती थी। माँ कमला देवी अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछती हुई गर्मा गर्म रोटियां थाली में सजाकर पिछले कमरे की तरफ दौड़ती थी। माँ होकर भी वे रोज अपने ही बेटी की रोटियां गिनती थी। 16, 18, कभी कभी 20। अभय थाली में ही हाथ धोता और वहीं फर्श पर औंधे मुंह गिरकर सो जाता। लेकिन बात सिर्फ भूख, गुस्से या बर्तनों के तोड़ने तक सीमित नहीं थी। जैसे जैसे अभय की उम्र बढ़ती गई, उसकी मानसिक अस्वस्थता ने एक बेहद शर्मनाक, घिनौना और भयानक रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया। उसे सामाजिक मर्यादा, रिश्तों की पवित्रता या सही गलत का कोई बोध नहीं था। उसकी शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ उसके भीतर की पाशविक प्रवृत्तियां भी जाग चुकी थी, जिन पर उसका कोई दिमागी नियंत्रण नहीं था। वह घर की महिलाओं, काम वाली बाई और यहाँ तक कि मोहल्ले की लड़कियों को और औरतों के प्रति एक तीव्र भद्दा आकर्षण महसूस करने लगा था। वह घंटों छत की मुंडेर पर बैठकर पड़ोस के घरों में ताक झांक करता रहता। जब भी कोई महिला उस रास्ते से गुजरती, वह उन्हें अपनी सूनी भूखी नजरों से घूरता और अशोभनीय हरकतें करने लगता। कभी वह काम वाली बाई का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता तो कभी उसके दुपट्टे को छूने का प्रयास करता। उसकी इस शर्मनाक आदतों की वजह से ही माँ कमला देवी ने उसे घर से बाहर निकालना बिल्कुल बंद कर दिया था। अक्षय को अच्छी तरह याद था, जब वह कॉलेज जाता था तो मोहल्ले के लड़के और दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। पीछे से आवाजें आती थी, देखो पागल अभय का भाई जा रहा है, संभल कर रहना भाई, पता नहीं कब किसका दुपट्टा खींच ले। उन तानों को सुनकर अक्षय का खून खौल उठता। उसका सिर शर्म से झुक जाता था और वह चुपचाप अपने आंसुओं को पीकर रह जाता था।
अभय अगर पूरे घर में किसी एक शख्स से थरथरा कर कांपता था तो वह थे उसके पिताजी। पिताजी एक बेहद स्वाभिमानी, कड़क और अनुशासन प्रिय सरकारी कर्मचारी थे। समाज में उनकी एक साख थी, एक इज्जत थी। उनके लिए अपने ही बेटी की ये घिनौनी हरकतें और समाज में होने वाली थू थू किसी तेजाब की तरह जो उनके आत्मसम्मान को रोज जलाती थी। जब भी अभय अपनी मर्यादा भूलता या कोई अशोभनीय हरकत करता, पिताजी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वे अपने कमरे से चमड़े की मोटी बेल्ट या पास रखी बैट उठाते और अभय के कमरे में घुस जाते। उसके बाद जो मंजर होता वह रूह कपा देने वाला होता था। पिताजी पागलों की तरह अभय पर वार करते थे। नीच, दरिंदे, हमारे खानदान के नाम पर लगा हुआ कलंक है तू, मर क्यों नहीं जाता। पिताजी की दहाड़ के साथ बेल्ट की सनसनाहट और अभय की चीखें पूरे मकान में गूंजती थी। अभय उस विशाल शरीर के बावजूद कमरे के कोने में दुबक जाता, अपने हाथ पैर समेट लेता, लेकिन उसकी विक्षिप्त आंखों में उस वक्त कोई भी सुधार या पछतावा नहीं होता था। वहां सिर्फ एक घायल जानवर की हिंसक प्रतिशोध की भावना चमकती थी। माँ कमला देवी रोती बिलखती पिताजी के पैर पकड़ती थी कि बस करो जी, मार डालोगे क्या मेरे बच्चे को, बीमार है वह, जानबूझकर नहीं करता। लेकिन पिताजी माँ को झटक देते थे। यह बीमार नहीं है कमला, यह इंसानों की दुनिया का एक असभ्य हिंसक जानवर है जो सिर्फ लाठी की भाषा समझता है। अगर आज इसे नहीं रोका तो यह कल को किसी की इज्जत लूट लेगा। दौरे की स्थिति में जब अभय पूरी तरह बेकाबू हो जाता, अपने कपड़े फाड़ डालता और पकड़ने वाले पर हिंसक आक्रमण कर देता, तो बड़े भैया राघव और पिताजी मिलकर उसे दबोचते थे। अक्षय डर के मारे दूर खड़ा रहता था। पिताजी अभय की नसों में डॉक्टर द्वारा दिया गया नींद का एक हैवी इंजेक्शन उतार देते थे और उसे कमरे में बंद करके बाहर से भारी ताला लटका देते थे। कई कई घंटों तक अभय उस अंधेरे कमरे में बेसुध पड़ा रहता था। दिन इसी तनाव और घुटन के साये में बीत रहे थे। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि बड़े भैया राघव और भाभी निशा का जीना मुहाल हो गया था। उनके 2 छोटे बच्चे बड़े हो रहे थे। वे चीजें समझने लगे थे। अभय का यह हिंसक और अशोभनीय रूप बच्चों के मानस पटल पर बुरा असर डाल रहा था। एक शाम जब घर के आंगन में चाय का दौर चल रहा था और पिताजी अखबार की सुर्खियों में अपनी चिंताएं तलाश रहे थे, बड़े भैया राघव और भाभी निशा बहुत ही गंभीर चेहरा लेकर वहां आए। उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वे कोई बड़ा फैसला कर चुके हैं। पिताजी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। भैया राघव ने चाय का कप मेज पर रखते हुए अपनी आवाज को धीमा और गंभीर किया। पिताजी ने अखबार नीचे किया और अपनी ऐनक के ऊपर से उन्हें दिखा। कहो राघव, क्या बात है, सब खैरियत तो है। भाभी निशा ने इस बार सीधे अपनी बात सामने रखी। उनकी आवाज में साफ तौर पर आक्रोश और थकावट थी। पिताजी, अब इस घर में एक पल भी रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं रह गया है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, वे सब देखते हैं। कल अभय ने जिस तरह मेरी छोटी बेटी को पकड़ने की कोशिश की और उसे घूरा, मुझे तो अपने ही बेटी की इज्जत और जान का डर सताने लगा है। समाज में हमारी कोई इज्जत ही नहीं बची है। सहेलियां मेरे घर आने से कतराती हैं। पिताजी के चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई। वे कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप सुनते रहे। माँ और हमारे कुछ रिश्तेदारों ने एक सलाह दी है, भैया राघव ने आगे बढ़ाते हुए कहा। सुना है कि ऐसे विक्षिप्त लड़कों की अगर शादी कर दी जाए तो उनके सिर का खून थोड़ा शांत हो जाता है। घर में एक औरत आएगी, उसका साया पड़ेगा तो वह उसे संभालेगी। उसका खाना पीना, उसकी देखरेख सब उसके जिम्मे हो जाएगी। हमारा और माँ का बोझ भी थोड़ा कम होगा और शायद अभय का दिमाग भी ठिकाने आ जाए। पिताजी ने एक कड़वी फीकी हंसी हंसते हुए राघव की तरफ देखा। शादी? तुम लोग होश में तो हो? अभय जैसा लड़का जो पागल है, हिंसक है, औरतों को देखकर अशोभनीय हरकतें करता है, उसे अपनी बेटी कौन सा शरीफ बाप देगा? कौन अपनी लाडली को इस जलते हुए जहन्नुम में धकेलेगा? पिताजी, अमीर या भले घरों से तो कोई रिश्ता नहीं आने वाला, यह बात हम भी जानते हैं। भाभी निशा ने अपनी बात कही। लेकिन इस दुनिया में गरीबों की कमी नहीं है। कोई ऐसा घर ढूंढते हैं जहां माँ बाप के पास अपनी
बेटियों को खिलाने के लिए 2 वक्त का अनाज ना हो, चंद रुपयों के लालच में या अपनी बेटी का पेट भरने की ही खातिर कोई ना कोई गरीब अपनी लड़की हमारे मत्थे मढ़ ही देगा। माँ कमला देवी ने भी अपनी साड़ी से आंसू पोंछते हुए इस बात का समर्थन किया। हाँ जी, बहू ठीक कह रही है। शादी के बाद शायद मेरा अभय सुधर जाए। पत्नी का प्यार बड़े बड़ों का पागलपन ठीक कर देता है। पिताजी ने एक लंबी सांस ली। उनका जमीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वे किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी इस पागल के साथ बांधे, लेकिन घर की रोज रोज की कलह, बदनामी और बड़े बेटे का यह दबाव, वे टूट चुके थे। उन्होंने भारी मन से अपना सिर हिला दिया। ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता बचा है तो ढूंढो कोई ऐसी लड़की, लेकिन याद रखना आगे जो भी परिणाम होगा उसके जिम्मेदार तुम सब होगे। राघव और निशा तुरंत काम पर लग गए। उन्होंने आसपास के गांवों में फैले अपने नेटवर्क और बिचौलियों को सक्रिय किया, और जैसा कि तय था, इस क्रूर दुनिया में गरीबी का फायदा उठाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही महीनों के भीतर शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर एक बेहद पिछड़े गांव से एक रिश्ता सामने आया। लड़की का नाम था कंचन। कंचन की जिंदगी दुखों और लाचारी की एक लंबी दर्दनाक दास्तान थी। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता एक महामारी में गुजर गए थे। उसका पालन पोषण उसके सगे मामा मामी ने किया था, जिनके लिए कंचन सिर्फ एक अतिरिक्त बोझ थी, एक ऐसा पेट जिसे रोज पालना पड़ता था। कंचन के पास ना तो सिर ढकने के लिए कोई पक्की छत थी, ना ही तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, सुशील और सुशिक्षित और दिखने में बेहद सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी यह गरीबी और अनाथ होना उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया था। जब राघव के बिचौलिए ने कंचन के मामा मामी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और बड़े शहर के पक्के मकान तथा नगद रुपयों का लालच दिया, तो मामा मामी की आंखें चमक उठी। उन्होंने अभय के पागलपन, उसके हिंसक प्रवृत्तियों और उसकी विक्षिप्तता की हर बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके सिर से एक बड़ा बोझ हमेशा के लिए उतर रहा था। कंचन को जब इस सच्चाई की थोड़ी सी भनक लगी तो वह बदहवास होकर अपने मामा के पैरों में गिर पड़ी। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मामा जी, मुझे इस तरह मत बेचो। मैं दिन भर खेतों में मजदूरी करूंगी, घरों में जा जाकर बर्तन मांजूंगी, सूखी रोटी खाकर सो जाऊंगी, लेकिन मुझे किसी पागल के हवाले मत करो। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी मामा जी। लेकिन उसके आंसुओं की कीमत उस लालची माहौल में शून्य थी। मामा ने उसे झटकते हुए कड़े स्वर में कहा, चुप रहे अभागन, यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि शहर के किसी बड़े घर की बहू बने। लड़का थोड़ा मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो क्या हुआ, शहर में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। और जब तू अपनी ममता और प्यार से उसे समझाएगी तो वह क्यों नहीं समझेगा। कम से कम 2 वक्त भरपेट खाना और पहनने को अच्छी साड़ियां तो मिलेंगी तुझे। आखिरकार कंचन की चीखों और उसकी मर्जी को कुचलते हुए एक स्थानीय मंदिर में बेहद सादगी और जल्दबाजी के साथ कंचन और अभय का विवाह संपन्न करा दिया गया। विदाई के वक्त कंचन अपनी सहेलियों के गले लग लग कर इस कदर रोई मानो वह अपने ससुराल नहीं बल्कि अपनी मरण शैया की तरफ बढ़ रही हो। जब कंचन ने पहली बार त्रिवेणी निवास की दहलीज पर कदम रखा तो घर के बाकी लोगों ने, विशेषकर राघव और निशा ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। अब अभय की भूख को, उसकी गंदगी, उसके गुस्से और उसकी तमाम घिनौनी हरकतों को झेलने के लिए एक बलि का बकरा घर में आ चुका था। कंचन बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। उसने अपनी फूटी किस्मत को ही अपना भाग्य मान लिया और पूरे मन से अभय की सेवा में लग गई। वह सुबह उठकर सबसे पहले अभय के कमरे की सफाई करती, उसके मैले कपड़े धोती, उसे समय पर भोजन कराती। जब अभय दौरे की स्थिति में चिल्लाता या चीजें फेंकता तो कंचन डर से थर थर कांपते हुए भी उसके सामने खड़ी रहती। शांत स्वर में पानी का ग्लास आगे बढ़ाते हुए उसे सहलाने की कोशिश करती, लेकिन अभय का पागलपन किसी मानवीय भावना, प्यार या समझदारी की सीमा से बहुत परे था। हर परिस्थिति में पागल कहलाए जाने वाला अभय खाना पीना, सोना, आराम और सबसे बढ़कर पत्नी सुख के बारे में पूरी तरह अवगत था।
उसकी शारीरिक इच्छाएं तीव्र थीं, लेकिन उनके पीछे कोई संवेदना या प्रेम नहीं था। वह एक हिंसक पशु की तरह कंचन पर टूट पड़ता था। उसे कंचन के आंसुओं, उसके कांपते शरीर या उसकी दबी हुई सिसकियों से कोई सरोकार नहीं था। कंचन रोज सुबह जब कमरे से बाहर निकलती तो उसकी आंखें सूजी होती थीं और उसकी कलाइयों पर नीले निशान होते थे, जिन्हें वह अपनी साड़ी के पल्लू से छुपाने की नाकाम कोशिशें करती थी। माँ कमला देवी यह सब देखती थी, लेकिन वे अपने आंखें मूंद लेती थी। शादी के अभी मुश्किल से 3-4 महीने ही बीते थे कि एक रात वह खौफनाक वारदात घटी, जिसने इस पूरे परिवार के खोखलेपन को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। पूरा मोहल्ला और घर के सभी लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। अचानक मकान की ऊपरी मंजिल पर बने अभय के कमरे से ऐसी दिल दहला देने वाली चीखें गूंजने लगी कि पूरा घर एक झटके में जाग गया। वह कंचन की आवाज थी, जो अपनी पूरी ताकत से मदद के लिए गुहार लगा रही थी। बचाइए, कोई मुझे बचाइए, पिताजी, माँ, मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, मैं मर जाऊंगी। अक्षय की आंखें खुली, उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा। आंगन में पिताजी, माँ, कमला देवी, भैया, भाभी पहले से ही इकट्ठा हो चुके थे। ऊपरी मंजिल के कमरे से बर्तन टूटने, खिड़की के शीशे चटकने और अभय की किसी आदमखोर जानवर जैसी भयानक घरघराहट साफ सुनाई दे रही थी। हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो रहा है ऊपर? राघव, जाओ ना, देखो मेरी बहू को मार डालेगा वह। माँ कमला देवी ने डर के मारे अपने दोनों हाथ से अपना मुंह दबा लिया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाए और अभय के कमरे का दरवाजा खटखटाए। सब जानते थे कि उस वक्त अंदर कदम रखना अपनी मौत को दांव पर लगाने जैसा था। हटो सब रास्ते से। माँ की आवाज में गुस्सा और लाचारी दोनों चरम पर थे। वे अपने कमरे से अभय के कमरे की एक अतिरिक्त चाबी लेकर आईं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनका चेहरा सख्त था। माँ आगे बढ़ी। उनके पीछे निशा भी कांपते कदमों से सीढ़ियां चढ़ी। माँ ने ताले में चाबी लगाई, उसे घुमाया और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कमरे की बत्ती जल रही थी। बिस्तर के गद्दे फट चुके थे। रुई चारों तरफ बिखरी हुई थी। कंचन फर्श पर एक कोने में पड़ी थी। उसके बदन के कपड़े कई जगहों से तार तार हो चुके थे। उसके गले, बाहों पर अभय के नाखूनों के गहरे रक्त रंजित निशान साफ दिख रहे थे, जहां से ताजा खून रिस रहा था। अभय अपनी आंखें लाल किए हुए दोबारा उस पर झपट रहा था, मानो उसे जिंदा नोच डालना चाहता हो। लेकिन इस बार कंचन सिर्फ एक बेबस शिकार नहीं थी। अपनी असमत और जान बचाने के लिए उसके भीतर की औरत जाग चुकी थी। फर्श पर पास ही पीतल का एक भारी नक्काशीदार फूलदान गिरा हुआ था। जैसे ही अभय दोबारा उसे दबोचने के लिए आगे बढ़ा, कंचन ने अपनी पूरी ताकत समेटकर वह भारी फूलदान उठाया और अभय के सिर पर दे मारा। धाड़! एक गूंजती हुई ठोस आवाज आई। अभय के सिर के बीचों बीच गहरा घाव हुआ और वहां से खून की एक मोटी धार फूट पड़ी, जो उसके पूरे चेहरे पर फैल गई। वह दर्द और अचरज से कराहता हुआ पीछे हटा और फर्श पर बैठ गया। उसकी विक्षिप्त आंखों में यह खौफ साफ दिख रहा था कि इस कमजोर लड़की ने उस पर पलटवार करने की हिम्मत कैसे की। माँ कमला देवी चीखते हुए अंदर आई और उन्होंने कंचन को कोसते हुए अभय के सिर को अपनी छाती से लगा लिया। मेरा बच्चा, यह क्या हश्र कर दिया तेरे सिर का इसने। पिताजी ने तुरंत राघव और अक्षय को इशारा किया। दोनों ने मिलकर अभय के दोनों हाथ पीछे से पकड़े, जो सिर पर लगी चोट के कारण थोड़ा सुस्त पड़ गया था। पिताजी ने बिना देर किए अपनी जेब से डॉक्टर का दिया हुआ नींद का इंजेक्शन निकाला और अभय की बाह में पूरी ताकत से घोंप दिया। कुछ ही मिनटों में दवा के असर से अभय की आंखें बंद हो गईं और वह फर्श पर ही बेसुध होकर गिर पड़ा। इस बीच भाभी निशा ने आगे बढ़कर कंचन को संभाला, जो डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं, मानो उसका दम निकल जाएगा। माँ कमला देवी उसे सहारा देकर नीचे कमरे में ले आई, उसे पानी पिलाया और बेड पर लिटा दिया। शांत हो जा बहू, सब ठीक हो जाएगा। वह बीमार है, तू तो समझदार है ना, पति पर ऐसे हमला नहीं करते। कंचन ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने अपनी सूनी पथराई हुई आंखें छत की तरफ टिका दी। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, वे जैसे अंदर ही अंदर सूख चुके थे। सुबह की पहली किरण जब पुराने मकान के आंगन में पड़ी तो कमला देवी रसोई में चाय बनाने के लिए ही उठी। उन्होंने सोचा कि पहले जाकर देख ले कि कंचन की तबीयत कैसी है, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिस्तर खाली था। कंचन के सारे कपड़े, उसका छोटा सा झोला और उसकी शादी के नाम पर पहनाए गए कंगन सब वही मेज पर रखे थे। कंचन घर छोड़कर जा चुकी थी। उसने सुबह के अंधेरे में ही उस नरक के दरवाजे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था। सूरज चढ़ने के साथ ही यह खबर पूरे वसंत नगर मोहल्ले में दावानल की तरह फैल गई। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर फुसफुसाने लगे। देखा, कमला देवी की दूसरी बहू भाग गई। भागती नहीं तो क्या अपनी जान देती? उस दरिंदे पागल के साथ कौन औरत एक रात भी गुजार सकती है? अच्छा किया जो अपनी जान बचाकर भाग गई, नहीं तो वह उसे मार ही डालता। कंचन के चले जाने के बाद अभय की मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा हिंसक और खतरनाक हो गई। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन वह घायल भेड़िए की तरह पूरे घर में घूमता रहता और पागलों की तरह चीखता, कंचन, कंचन कहाँ है? लाओ उसे मेरे पास। उसकी हरकतें अब इतनी शर्मनाक और हिंसक हो चुकी थी कि घर की हर मर्यादा दांव पर लग गई थी। एक दोपहर जब बड़े भैया राघव दफ्तर गए हुए थे, पिताजी किसी काम से बाहर थे। अभय को न जाने क्या दौरा पड़ा। उसने ऊपरी मंजिल पर भाभी निशा के कमरे का दरवाजा कुल्हाड़ी से तोड़ने का प्रयास किया। वह बाहर खड़ा होकर दरवाजा पीटने लगा था। भाभी निशा ने अपने दोनों बच्चों को अलमारी के पीछे छुपाया और खुद अंदर से दरवाजा पकड़कर रोती रही। अगर पड़ोसी समय पर आकर अभय को काबू नहीं करते तो उस दिन कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। शाम को जब भैया राघव घर लौटे और निशा ने रोते रोते बच्चों का खौफजदा चेहरा दिखाया तो राघव का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उन्होंने उसी वक्त अलमारी से अपने और अपने बच्चों के कपड़े निकालने शुरू किए और सूटकेस में भरने लगे। यह क्या कर रहा है राघव? घर छोड़कर जाएगा? क्या अपने बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ेगा? माँ कमला देवी ने रोते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। अब बहुत हो गया माँ, राघव ने अपनी आवाज को कड़ा और अंतिम किया। मुझे अपने बच्चों के भविष्य और अपनी पत्नी की इज्जत की फिक्र है। आज अभय ने कुल्हाड़ी उठाई है, कल वह मेरे बच्चों की गर्दन काट देगा। क्या तुम चाहती हो कि हम सब इस पागल के हाथों मारे जाएं? हम इस दरिंदे के साथ एक पल भी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं कल सुबह ही यह घर छोड़कर अपने मकान में शिफ्ट हो रहा हूँ। माँ कमला देवी ने रोते हुए पिताजी की तरफ देखा, लेकिन पिताजी इस बार चुप रहे। उनके पास अपने बड़े बेटे के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वे जानते थे कि राघव का फैसला बिल्कुल सही था। अगले दिन सुबह बड़े भैया राघव अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अपने घर चले गए। अब उस बड़े पुराने और उदास मकान में सिर्फ 4 लोग बचे थे। पिताजी, माँ कमला देवी, सबसे छोटा बेटा अक्षय और वह अभय। घर में एक ऐसा डरावना सन्नाटा पसर गया था जिसमें हवा के चलने की आवाज भी किसी साए की तरह लगती थी। माँ कमला देवी दिन भर फर्श पर बैठकर रोती रहती और अपने भाग्य को कोसती थी। हे भगवान, मेरे किस जन्म के पापों का हिसाब ले रहा है तू मुझसे? मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार इस एक बेटे की वजह से उजड़ गया। अब अभय का दायित्व पूरी तरह से माँ कमला देवी और पिताजी पर आ गया था। उसे 24 घंटे उसके कमरे में बंद रखा जाता। खिड़की से ही उसे खाना दिया जाता। वह अंदर अपने ही कपड़े फाड़ता, दीवारों पर सिर मारता और उसकी डरावनी आवाजें रात के सन्नाटे में अक्षय को सोने नहीं देती थी। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक और काला अध्याय खुलना अभी बाकी था। पिताजी को अब एक नई गहरी और खाए जाने वाली चिंता सताने लगी और वह चिंता थी उनके सबसे छोटे, सीधे और होनहार बेटे अक्षय की। एक रात जब अभय को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था, पिताजी ने अक्षय को अपनी बैठक में बुलाया। बैठक में एक मध्यम सा पीला बल्ब जल रहा था। पिताजी के चेहरे पर जो उदासी, बेबसी और एक अजीब सा खौफ था, वह अक्षय ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उनके हाथ कांप रहे थे और वे अपनी ऐनक को बार बार साफ कर रहे थे। अक्षय, पिताजी की आवाज बहुत ही धीमी और भारी थी।
तुम्हारा कॉलेज भी इसी साल खत्म होने वाला है। मुझे मुझे तुम्हारे भविष्य की बहुत चिंता सता रही है बेटा। अक्षय ने पिताजी के चेहरे को देखा। मेरी चिंता? क्यों पिताजी? मैं तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा हूँ, नौकरी भी मिल जाएगी। नौकरी तो मिल जाएगी अक्षय, लेकिन समाज में सिर उठाकर जीने की साख कहाँ से लाओगे? पिताजी ने एक बहुत ही दर्दनाक सांस ली। पूरे बसंत नगर और हमारे रिश्तेदारों में हमारी थू थू हो चुकी है। हर कोई जानता है कि तुम्हारा बड़ा भाई एक हिंसक पागल है। सब जानते हैं कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर घर से भाग गई। अक्षय, यह समाज बहुत जालिम है। इस बदनामी के काले दाग के बाद इस शहर का कोई भी शरीफ इज्जतदार इंसान अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि जिस खानदान का एक बेटा ऐसा दरिंदा है, क्या पता छोटा भी अंदर से वैसा ही हो। कोई अपनी बेटी को इस नरक में नहीं भेजेगा। अक्षय खामोश रहा। उसे पता था कि पिताजी जो कह रहे थे वह 100% सच था। कॉलेज में भी उसके दोस्त उसे दूरी बनाने लगे थे। लड़कियां उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेती थी। और मुझे एक और सबसे बड़ा डर सता रहा है। पिताजी ने आगे बढ़कर अक्षय का हाथ अपने कांपते हाथों में ले लिया। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू छलककर अक्षय की कलाई पर गिरे। मान लो कल को भगवान की दया से कोई गरीब या सीधा परिवार तुम्हारी शादी के लिए मान भी गया, तो क्या तुम्हारी पत्नी इस घर में इस पागल जेठ के साथ एक दिन भी रह पाएगी? वह भी कंचन की तरफ भाग जाएगी? या फिर तुम अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हमें इस बुढ़ापे में अकेला छोड़कर अलग हो जाओगे, जैसे राघव चला गया? फिर हमारा क्या होगा अक्षय? इस बुढ़ापे में जब मेरी लाठी भी मेरा साथ छोड़ देगी, मैं और तुम्हारी बूढ़ी माँ इस 6.5 फीट के हिंसक पागल को कैसे संभालेंगे? हमारा बुढ़ापा तड़प तड़प कर इसी नरक में कटेगा। पिताजी की बातें अक्षय के दिल के आर पार हो रही थी। उसे अपने बूढ़े माता पिता की बेबसी और अपना अंधकार में डूबता हुआ भविष्य नजर आ रहा था। उसे लग रहा था कि अभय नाम का यह राक्षस उनके पूरे परिवार को जिंदा निगल जाएगा। और नियति का क्रूर खेल देखिए। इस बातचीत के ठीक 1 महीने बाद अचानक खुद चलकर अक्षय के लिए एक बहुत ही संभ्रांत, अमीर और इज्जतदार परिवार से शादी का प्रस्ताव आया। लड़की सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और उनके दूर के एक फूफा जी के माध्यम से यह रिश्ता आया था, जिन्हें अभय की असलियत का पूरा अंदाजा नहीं था। यह रिश्ता अक्षय की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता था। माँ कमला देवी के चेहरे पर महीनों बाद एक मुस्कान आई थी, लेकिन उस रिश्ते के आते ही त्रिवेणी निवास के भीतर एक खामोश दमघोटू तूफान खड़ा हो गया। घर के हर कोने में, हर दीवार के पीछे एक ही प्रश्न गूंज रहा था, अभय का क्या होगा? अगर लड़की वाले घर देखने आए और उन्होंने अभय की घुरघुराहट सुन ली, तो वे उसी वक्त उल्टे पांव लौट जाएंगे। और अगर शादी हो भी गई तो वह लड़की इस घर में कैसे रहेगी? एक शाम जब माँ कमला देवी मंदिर गई हुई थी, पिताजी ने फिर से अक्षय को अपनी बैठक में अकेले बुलाया। इस बार पिताजी के चेहरे पर कोई बेबसी या आंसू नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा पथरीला खौफनाक ठहराव था, जो किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले होता है। अक्षय, पिताजी की आवाज इतनी धीमी थी कि लग रहा था वे खुद से बात कर रहे हों। यह जो रिश्ता आया है, यह तुम्हारी जिंदगी को इस दलदल से निकाल सकता है। मैं एक पागल के चक्कर में अपनी सबसे होनहार और सीधे बेटी की जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैंने एक फैसला किया है। हम अभय को हमेशा के लिए शहर से दूर किसी सरकारी पागलखाने में भर्ती करवा देते हैं। वही रहेगा वह। अक्षय ने पिताजी की आंखों में देखा और उसके होठों पर एक ठंडी व्यवहारिक मुस्कान आ गई। पागलखाने? पिताजी, आप सरकारी पागलखाने के नियम कायदे नहीं जानते। वहां 2-4 महीने रखेंगे, फिर कहेंगे कि यह हिंसक है, इसे ले जाओ। या फिर वह वहां से भाग जाएगा और कुछ कर बैठा तो, और समाज में हमारी बदनामी का एक और नया अध्याय शुरू हो जाएगा कि अपने सगे बेटे को पागल खाने में लवारिसों की तरह फेंक दिया। लड़की वाले तब भी रिश्ता तोड़ देंगे। तो फिर तुम ही बताओ अक्षय, हम क्या करें? मैं क्या करूं? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। पिताजी ने हताश होकर अपना सिर अपनी हथेलियों में दबा लिया। अक्षय आगे बढ़ा। उसने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा। उस वक्त उस युवा मासूम चेहरे के पीछे एक बेहद सातीर, क्रूर और व्यवहारिक सोच ने जन्म ले लिया था।
उसने बहुत ही धीमी फुसफुसाती आवाज में सीधे पिताजी की आंखों में झांकते हुए कहा, पापा, पागल खाने भेजने से कुछ नहीं बदलने वाला। जब तक अभय इस दुनिया में जिंदा रहेगा, जब तक उसकी सांसें चलेंगी, ना आप चैन से सो पाएंगे, ना माँ, और ना ही मेरा घर कभी बस पाएगा। वह हमारी खुशियों के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है और उस पत्थर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। अक्षय के मुंह से निकले इन शब्दों ने पिताजी के भीतर छिपे उस स्वाभिमानी राक्षस को पूरी तरह जगा दिया, जो अपने परिवार की इज्जत और साख के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उस रात उस पीले बल्ब की मध्यम रोशनी में एक सगे बाप और एक सगे भाई के बीच बिना किसी गवाह के एक ऐसा खौफनाक रक्त रंजित समझौता हुआ, जिसकी भनक माँ कमला देवी को अपनी अंतिम सांस तक नहीं लगने वाली थी। इस खौफनाक समझौते के बाद के 2 महीने बहुत ही अजीब थे। अक्षय बाजार से चूहे मारने की एक बहुत ही तेज विदेशी जहर की पुड़िया लेकर आया था। वे दोनों बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। फिर वह रात आ गई। उस दिन शनिवार था। अभय को तीखी चटपटी और बाजार की चीजें खाने का बहुत शौक था। अक्षय शाम को जानबूझकर बाजार से अभय के लिए एक बड़ी प्लेट में भरकर आलू की तीखी टिक्की चाट लेकर आया। अभय चाट को देखते ही खुश हो गया। वह अपने कमरे में ताली बजाने लगा और उसके मुंह से लार टपकने लगी। माँ कमला देवी उस वक्त रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। पिताजी बाहर पहरा दे रहे थे। अक्षय अभय के कमरे में गया। उसने चारों तरफ देखा, खिड़की के बाहर देखा। फिर उसने बिना किसी कांपते हाथ के पूरी निष्ठुरता के साथ उस जहर की पुड़िया को उस आलू की चाट में अच्छी तरह मिला दिया। ले भाई, खा ले, आज तेरे मनपसंद की चाट लाया हूं। अक्षय की आवाज में कोई कंपन नहीं था। अभय ने वह प्लेट अक्षय के हाथ से झपट लिया और पागलों की तरह बिना कुछ सोचे समझे उस जहरीली चाट को चाट चाट कर खाने लगा। उसे क्या मालूम था कि उसका अपना सगा छोटा भाई, जिसे उसने बचपन में अपनी गोद में खिलाया हो, आज उसे मौत का आखिरी निवाला परोस रहा है। चाट खाने के आधे घंटे बाद ही अभय के पेट में भयानक मरोड़ उठने लगे। वह फर्श पर गिर गिर कर तड़पने लगा। उसकी आंखें बाहर आने लगी और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। वह अपनी विक्षिप्त आंखों से अक्षय की तरफ देख रहा था, मानो अपनी बेजुबान आवाज में पूछ रहा हो कि भाई, मुझे यह क्या खिला दिया। लेकिन अक्षय चुपचाप कमरे के कोने में खड़ा होकर उसकी मौत का मंजर देखता रहा। जब अभय की सांसें पूरी तरह थम गई और उसका शरीर शांत हो गया, तो अक्षय ने किसी को शक ना हो इसीलिए वह खाली पुड़िया अभय की अलमारी के ठीक पीछे फेंक दी, ताकि पुलिस और दुनिया को यही लगे कि उसने खुद चूहे मारने वाली दवा ढूंढ कर खा ली है। जब माँ कमला देवी कमरे में गई और चीख उठी, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हर कोई यही कह रहा था, अच्छा हुआ माता पिता को इस नरक से मुक्ति मिल गई। पुलिस आई, लेकिन एक पागल लड़के की मौत पर किसने ध्यान दिया। इस घटना के ठीक 1 साल के बाद अक्षय की शादी सुजाता से हो गई। उनका घर बस गया। फिर अक्षय अपनी नौकरी में तरक्की पाता गया। फिर उसने अपना खुद का घर भी खरीद लिया। और आज से ठीक 3 साल पहले अक्षय के पिताजी के एक भयानक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। लोग कहते थे कि वह महज एक एक्सीडेंट था, लेकिन अक्षय जानता था वह नियति का पहला प्रहार था। अब बालकनी की रेलिंग को पकड़े हुए अक्षय का पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी शर्ट को भिगो चुके थे। 15 साल पहले किया गया वह जघन्य अपराध, अपने ही सगे भाई की हत्या की वह साजिश, आज उसके सामने भगवान का न्याय बनकर खड़ी थी। अक्षय अतीत के उस अंधकार से बाहर निकला और उसने बेडरूम के भीतर सो रहे अपने 7 साल के बेटे विशाल को देखा। उसकी आत्मा चीख उठी। वह सब समझ गया था। वह कानून से बच गया। वह पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा। उसने दुनिया के सामने खुद को एक शरीफ और कामयाब इंसान साबित कर दिया। लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका वार अचूक होता है। मैंने एक मानसिक रूप से अस्वस्थ भाई की जान ली थी ताकि मैं एक सुखद जिंदगी जी सकूं। अक्षय ने दीवार पर अपना सिर पटकते हुए रोना शुरू कर दिया। और आज उस ऊपर वाले ने सजा के तौर पर वही मानसिक रूप से अस्वस्थ विक्षिप्त बेटा मेरी गोद में डाल दिया। यह मेरे ही पापों का फसल है जो मुझे सूद समेत वापस मिली है। ऊपर वाले की अदालत का यही न्याय है।
अब अक्षय ने मन ही मन एक अटल संकल्प कर लिया था। उसने तय कर लिया कि वह जीवन के अंतिम सांस तक अपने इस बेटे की देखभाल पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करेगा। वह इस रहस्य को अपने हृदय में ही दफन रखेगा और किसी के सामने कभी उजागर नहीं करेगा। उसे भली भांति ज्ञात था, यदि उसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया तो केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का जीवन बिखर जाएगा। विशाल को केवल आर्थिक सहारे की ही नहीं बल्कि अपार मानसिक संबल और निरंतर देखभाल की भी आवश्यकता थी। यदि वह जेल चला गया तो उसके बेटे का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा और परिवार पूरी तरह टूट जाएगा। इसीलिए उसने अपने अपराध का प्रायश्चित एक अलग ही मार्ग से करने का निर्णय लिया। वह आजीवन मानसिक हॉस्पिटल में रहने वाले अन्य असहाय बच्चों की भी सेवा करेगा ताकि उनके जीवन में भी कुछ उजाला ला सके। उधर कमला देवी के मन में एक विचित्र विश्वास घर कर चुका था। उन्हें लगता था मानो उनका खोया हुआ अभय उनके पोते विशाल के रूप में पुनः लौट आया हो। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? नियति ने यह खेल क्यों रचा? इस क्यों का उत्तर उनके पास भी नहीं था। यह प्रश्न उनके मन के किसी कोने में एक अनसुलझी पहेली बनकर हमेशा के लिए ठहर गया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हाइप भी जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।